गुड मॉर्निंग क्लास। मैसेज मिल गया था सभी को? चलिए, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे भारत के संविधान में प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे, हालांकि ये चीज़ मुझे पहले पूछना चाहिए था, जो लोग पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे थे, और मैं शायद सबको ये समझ के कि आप सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, उस वो स्पीड मेंटेन कर रहा था। ठीक है, तो देखिएगा, जिन्होंने या तो कल से या पिछले 1-2 क्लास से ही शुरू किया है और जिनको समस्या हो रही है कि पॉलिटी क्या चीज़ है, हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक, तो कोई बहुत रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान, भारत के इंडियन, आपके कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें भारत के संविधान को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि जीएस के बाकी के सब्जेक्ट हैं, वैसे ही ये भी पॉलिटी भी भारत का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर इंडियन जीएस की बात करें तो जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं, वैसे ही इंडियन पॉलिटी या भारत की राज्य व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इस राज्य व्यवस्था में हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक पढ़ना है वो है भारत का संविधान, और इसी के ही कुछ बिखरे हुए चीज़ों को हमने पढ़ने की शुरुआत की थी लास्ट के 2-3 क्लास में। ठीक है, भारत के संविधान में हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो सबसे पहले तो हमें बात जानने को मिलती है कि भारत का जो राजनीतिक संरचना है, भारत की जो पूरी राजनीति है उसकी राजनीतिक संरचना कैसी है, और इस राजनीतिक संरचना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत में लोकसभा, राज्यसभा या हमारे जो विधानसभा हैं, विधायक हैं, इन सभी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जाननी है वो सभी इस संविधान के अंदर लिखी हुई हैं। ठीक है, इसीलिए हमें संविधान को पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे हमारे जो विषय का नाम है वो है भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। ठीक, इस राज्य व्यवस्था में हमें एक महत्वपूर्ण किताब को पढ़ना है, उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। ठीक, और इस भारतीय संविधान को अगर पढ़ने की शुरुआत करें तो वैसे मैंने आपको कुछ हैंड रिटन नोट्स दिखाने यहाँ पे शुरू किए थे पीडीएफ के फॉर्म में, पर एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो लिखा गया था 1946 से लेकर के 49 तक जिसको लिखा गया था संविधान सभा के द्वारा, एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे है। आप जो देख रहे हो वो एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ही पीडीएफ कॉपी है। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरीके से लिखा गया था। ये जो पहला पेज है, जो कवर है, इसको और पूरे हर एक पेज को हाथों से इसमें कैलीग्राफी की गई है। जो भी आप डिजाइनिंग देख रहे हो ये सारी की सारी कैलीग्राफी हाथों से की गई थी। ठीक, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बात किया था कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिनको हम एक नाम से जानते हैं। संविधान के कुछ हिस्से हैं जिनको हमने कहा था कि संविधान की शुरुआत होती है एक प्रस्तावना से। एक पहला पेज है जहाँ पे प्रस्तावना नाम से एक पेज डेडिकेटेड है। इस प्रस्तावना में ये बताया गया है कि जो पूरा संविधान लिखा जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है, उसमें किन किन बातों को, किन किन मूल्यों को हम बना करके रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा पूरा एक किताब जैसा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, जहाँ पे जो चैप्टर है उसको हम भाग कहते हैं।
सामान्य किताबों में जो चैप्टर या पार्ट होता है, संविधान की भाषा में या संविधान की किताब में उसे हम भाग के नाम से जानते हैं। हर एक चैप्टर में जो भी कंटेंट लिखा गया होता है संविधान की किताब में हम इसको अनुच्छेद के नाम से जानते हैं। और हमारी कुछ किताबों के अंदर 11th 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री नाम की कोई किताब अगर पढ़ी होगी तो पीछे बहुत सारे इंडेक्स दिए गए होते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की किताब में काफ़ी सारे इंडेक्स दिए गए होते हैं। वो एक ऐसा फैक्चुअल डेटा है जो हर एक पेज में मेंटेन करेंगे तो दिक्कत होगी। हो सकता है उसी एक इंडेक्स की जरूरत आपको पेज नंबर 5 पे पड़ रहा है, पेज नंबर 50 पे पड़ रहा है, पेज नंबर 55 पे पड़ रहा है, उसी इंडेक्स की जरूरत पड़ रही है आपको। तो क्या बार बार हर एक पेज में उस इंडेक्स को लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे। हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह देंगे कि आप रेफर करो क्या चीज को, इंडेक्स को रेफर करो। यहाँ पे आपको जो भी चीज की डेटा चाहिए पेज नंबर 5 पे, उसके लिए एक रेफरेंस हमने कहाँ पे दे दिया, इंडेक्स में, जो कि कहाँ पे होगा, किताब के पीछे नीचे के हिस्से में होगा। ठीक है, तो ये जो ऐसा ही एक इंडेक्स वाला पोर्शन है संविधान की भाषा में या संविधान की किताब में, इसको हम किस नाम से जानते हैं? अनुसूची के नाम से जानते हैं। और लास्ट के 2 क्लास में हमने इन्हीं पर चर्चा की है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां बनाई गई हैं, कितने भाग बनाए गए हैं। अभी हम अनुच्छेद पर नहीं पहुंचे थे। ठीक है, तो कितनी अनुसूचियां बनाई गई थी? 12 अनुसूचियां बनाई गई। उसके अलावा 22 भाग बनाए गए हैं, 22 चैप्टर हैं कह सकते हैं। ठीक, तो ये संविधान की जो किताब है, जो मूल प्रति है, इसमें आप देखोगे तो शुरुआत है टाइटल से। कवर पेज पे जो टाइटल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, जब ये संविधान लिखा गया था, वास्तव में जो हाथ से लिखा गया था, कैलीग्राफी की गई थी, ये 2 लैंग्वेजेस में की गई थी। ये कौन सी कॉपी है? इंग्लिश लैंग्वेज वाली कॉपी है। ऐसा ही एक कॉपी जो है हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद में जितनी भी 22 भाषाओं 21 जो भाषाएं बच गई हैं, उन सभी में अलग अलग समय पर इसको कह सकते हैं कि वहाँ पे ऐसा कोई कैलीग्राफी करके उसको बुक डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन उसके अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट अवेलेबल है। ठीक है, जो टाइपिंग वाले फॉर्मेट हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो जिस भी लैंग्वेज का चाहें निकाल के नेट से निकाल करके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमने बात किया था कि जो संविधान की शुरुआत होती है एक प्रस्तावना नाम के शब्द से होती है, प्रस्तावना नाम के चैप्टर से होती है, या इस टॉपिक से होती है। ठीक, इस प्रस्तावना का इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताया गया है कि भारत का जो पूरा संविधान लिखा जाएगा, 395 अनुच्छेद जो लिखे जाएंगे, वो किन मूल्यों को ध्यान में रख करके लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे बताया गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, यहाँ से अब जो बोल्ड में लिखे गए हैं, जो भी बोल्ड में लेटर हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने प्रस्तावना पढ़ते समय एक बात डिस्कस किया कि भारतीय संविधान में कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। क्या प्रस्तावना में चेंजेस हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं? कल की क्लास में हमने बात की थी। ठीक है, क्या प्रस्तावना में चेंजेस हो सकते हैं? हो सकते हैं। प्रस्तावना इस संविधान का हिस्सा है या नहीं है? इसे इस संविधान का हिस्सा ही माना जाएगा। ठीक है, और इसमें जब भी चेंजेस होंगे उसको संविधान संशोधन माना जाएगा। ठीक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कौन कौन से टाइप की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, किन किन चीजों की लिबर्टी है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इन सभी चीजों के लिए लिबर्टी है, छूट है। उसके बाद में इक्वालिटी, समानता, किन किन चीजों की समानता है? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अवसर एवं स्टेटस यानी समाज में आपका स्थान कैसा होगा, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, इनकी समानता है। एंड टू प्रमोट ऑल, प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, भ्रातृत्व। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November, किस दिन की बात हो रही है? 26 नवंबर 1949, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये पूरे संविधान की क्या है? प्रस्तावना है। ठीक है, इसका जो आइडिया है, प्रस्तावना रखने का जो आइडिया है, वो किस देश से लिया हमने? किस देश के संविधान से हमने लिया था? 2 चीजें हमने डिस्कस की थी। एक तो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को रखना है, ये आइडिया एक लेना था।
इसका एक आइडिया लिया गया, और दूसरा था इसकी लैंग्वेज क्या होगी, भाषा कैसी होगी, वो कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो आइडिया कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से इसका आइडिया लिया गया। और इसकी लैंग्वेज कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से, उस देश के संविधान की प्रस्तावना से हमने अपनी प्रस्तावना की भाषा शैली ली है। ठीक है, तो अमेरिका से इसका आइडिया लिया गया, लैंग्वेज कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, और इसका जो विचार था भारतीय संविधान में इसको रखने का जो विचार था वो कहाँ से आया है, इसका पूरा जो विचार था नेहरू जी के एक डॉक्यूमेंट से आया है। नेहरू जी का एक डॉक्यूमेंट कौन सा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव से इस संविधान के अंदर आपका प्रस्तावना रखने का विचार आया। ठीक है, और यह उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था, 13 दिसंबर 1946। ठीक, ये जो संविधान सभा बैठी थी उन्होंने लगभग कितने देशों के संविधान को पढ़ा था, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और वहां से जो जो चीजें, जिन जिन देशों का जो भी संविधान का जो भी हिस्सा हम भारत में अप्लाई कर सकते थे, भारत भाई हर एक देश की सिचुएशन, वहां की डेमोग्राफी, वहां की जनसंख्या, रीति रिवाज, नियम कानून अलग है, हर एक चीज भारत पे अप्लाई नहीं की जा सकती थी, पर कुछ चीजें तो अप्लाई हो सकती थी जो हमारे लिए भी फायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो, पॉजिटिव वे में हमको लेकर के जाएं। तो हमने यहाँ से कई सारे देशों से संविधान के कई देशों के संविधान का वो हिस्सा जो भारत में अप्लाई किया जा सकता था उनको हमने अपने संविधान में शामिल करना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो पूरा संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था। ठीक, ये था आपका प्रस्तावना वाला पेज। उसके बाद में जैसे हमने बात किया कि भारतीय संविधान में कुछ भाग हैं जिनको हम चैप्टर के नाम से जानते हैं, तो यहां से हमारा पार्ट 1 शुरू हो जाता है। पार्ट 1 में क्या लिखा था हमने, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसी पार्ट के अंदर या चैप्टर के अंदर, अध्याय के अंदर जो भी कंटेंट लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे तो सारा कंटेंट हाथ से लिखा गया था और इसकी कैलीग्राफी की गई थी, मतलब इसको सजा करके यहाँ पे आसपास में इसको ड्राफ्ट किया गया था। लेकिन बाद में जब इसका टाइपिंग फॉर्मेट आया था उसमें भी यही सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो नंबर्स के फॉर्म में या पॉइंट्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल। तो ये 3 बातें मेरे ख्याल से हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान में 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, प्रस्तावना, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची। हमें जो जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्यूरेटली याद रखनी थी सीक्वेंस वाइज, वो हमने डिस्कस किया। कौन कौन सा, एक तो था आपका पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो 22 भाग हैं वो हमने कोशिश किया कि वो हमें एक सीक्वेंस में याद रहे। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी थी, 12 जो अनुसूचियां हैं, हर एक अनुसूची में किन किन चीजों का लिस्ट दिया गया है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें इन 12 के 12 अनुसूचियों के नाम बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखने थे, जो हमने कोशिश किया याद रखने का। ठीक है, उसके बाद में हमें इन्हीं 22 भाग के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उनको शुरू करना है, और आर्टिकल्स की शुरुआत हम आर्टिकल नंबर 1 से कर सकते हैं। ठीक, अब आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह कुछ नोट्स मेंटेन करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे हेडिंग डाल सकते हैं आप, भाग 1, संविधान का भाग 1। भाग 1 में किन चीजों की बात की गई है, भाग 1 या चैप्टर 1 का हेडिंग क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, भारत का जो संविधान आगे चल करके डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होना शुरू किया गया, वो कुछ इस तरीके से है। ये लगभग 2021 तक का अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, जहां पे 2021 तक जो भी संविधान में संशोधन हुए हैं उनको यहां पर शामिल किया गया है। ठीक,
बेयर एक्ट, हाँ, जो संविधान की जो मूल प्रति है उसको बेयर एक्ट कहा जाता है। बेयर एक्ट का मतलब होता है वर्तमान में जहां तक संशोधन हुआ है उन सबको शामिल करता हुआ जो किताब है उसको कहा जाता है बेयर एक्ट। ठीक, हाँ, इसको आप बेयर एक्ट कह सकते हैं। इसकी जो एक हार्ड कॉपी है वो भी मार्केट में आपको मिल जाती है। ठीक, ये जो उद्देश्य था, उद्देशिका था, प्रस्तावना था, वो हमने देख लिया क्लास में। उसके बाद में भाग एक या चैप्टर 1 का हेडिंग क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। उसके बाद इस भाग 1 या चैप्टर 1 के अंदर कितने अनुच्छेद शामिल किए गए हैं? 4 अनुच्छेद शामिल हैं। हर एक अनुच्छेद में कुछ ऐसी चीजों की चर्चा की गई है जो कि किस टॉपिक से रिलेटेड है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक, ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरे पीडीएफ का कितने आर्टिकल्स हैं उनका लिस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतने आर्टिकल को याद रखने से काम नहीं चलेगा। एग्जाम में खास करके पॉलिटी में थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सिर्फ इतना लिख करके, इतना याद रख करके कि आर्टिकल 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, इससे काम नहीं चलने वाला। हर एक आर्टिकल के अंदर थोड़ी सी और डिटेलिंग में हमको जाना होगा। ठीक है, और ये सारा डिटेल्स, इन सभी का नोट्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इससे भी ज़्यादा डिटेल मिल चाहिए तो मैंने आपको कहा है कि एक किताब अगर आप रेफर करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। इन सभी की चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं। 8 लैंग्वेजेस, इसके अलावा 22 भाग, संविधान की प्रस्तावना को भी, इनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हम देख चुके हैं। यहाँ से आपके काम की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हैं भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। उसके बाद में आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। एक स्टेटमेंट वहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इसको क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। कौन सी व्यवस्था जो है वो विदेशों में शादी की तरह है? विदेशों में शादी का मतलब है जहां से शादी आसानी से हो जाती है और निकलना भी आसान है। कॉन्फेडरेशन वाला जो सिस्टम है उसमें राज्यों का जुड़ना भी आसान है और अलग होना भी आसान है। फेडरेशन कैसा सिस्टम है? भारतीय विवाह की तरह है जहां पे शादी आसान है, निकलना मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद में एक है यूनियन। यूनियन कैसा चीज है? जहां पे आ तो गए हैं पर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ में, संघ जो है वो 2 चीजों के लिए यूज होता है हिंदी में। फेडरेशन को भी संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ कहते हैं। यहां पे संघ का मतलब क्या है? भारत क्या है? फेडरेशन है या यूनियन है? भारत जो है वो यूनियन है। चाहे तो वहीं पे ब्रैकेट में भी लिख लीजिएगा कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब है यहाँ पे यूनियन से। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, और जब बात की जाती है आर्टिकल 1 में, तो आर्टिकल 1 में क्या क्या चीजें शामिल है ये बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। जैसे कि वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा भारत के राज्य के अंतर्गत वो एरिया भी शामिल होंगे जिनको अलग अलग समय पे भारत सरकार एक्वायर करती है, अर्जित करती है किसी भी तरीके से। चाहे भाई जब आप युद्ध करके कोई युद्ध जीत जाते हैं तो उनकी टेरिटरी आपकी हो जाती है, उनका क्षेत्र आपका हो जाता है, या किसी समझौते के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा हो सकता है कोई देश विवादित क्षेत्र को आपको सौंप दे, उस कंडीशन में भी वो क्षेत्र आपका हो जाता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसको कि सरकार ने संविधान लागू होने के बाद अर्जित किया है वो भी भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। ये सब बताया गया है आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक, आर्टिकल नंबर 1 में क्या क्या है? भारत के जो राज्य हैं ये कौन कौन से होंगे? भारत का जो संघ राज्य क्षेत्र होगा जिनमें यूनियन टेरिटरी शामिल है। उसके अलावा भारत में जो अर्जित क्षेत्र होंगे कौन कौन से होंगे, किस तरीके से इनको अर्जित किया जाएगा। जैसे कि गोवा, पुडुचेरी और असम। गोवा में
आपको पता है कि गोवा जो है वो पुर्तगालियों का यहाँ पे शासन हुआ करता था। पुर्तगालियों का जो शासन था, भारत की आज़ादी के बाद भी जो पुर्तगाली जो है वो यहाँ से गए नहीं थे, और भारत की आज़ादी के बाद जब इनको यहाँ से खाली करवाया गया उसके बाद में गोवा भारत का हिस्सा बना था। वैसे ही पुडुचेरी फ्रेंच टेरिटरी थी, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, और फ्रांसीसी लोग भारत की आज़ादी के बाद भी यहाँ से नहीं गए थे। कुछ हिस्सा जो कि पुडुचेरी के जो 4 हिस्से मैंने आपको बताए थे उन सभी में फ्रांसीसी लोग निवास करते थे। भारत की आज़ादी के बाद जब इनको यहाँ से हटाया गया या भारत में इनको जब शामिल किया गया तो पुडुचेरी को भी भारत का हिस्सा माना गया। ठीक है, किस रूप में? यूनियन टेरिटरी के रूप में। उसके बाद में असम जो है वो एक पूरा अलग से किंगडम हुआ करता था, राजा का एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, जिसमें कि आपका सिक्किम एक अलग राज्य हुआ करता था, सिक्किम एक अलग राजा का हिस्सा हुआ करता था, जो कि कह सकते हैं कि आप तिब्बत से लगा हुआ एरिया है। ठीक है, तिब्बत का इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा था। ठीक, तो ये जो असम वाला एरिया है इसको भी बाद में एक पूरे एरिया के तौर पे, एक टेरिटरी के तौर पे भारत में शामिल किया गया था। ये सभी कैसे क्षेत्र थे? अर्जित क्षेत्र थे, जो कि भारत के आज़ादी के बाद यहाँ पे तुरंत यहाँ भारत को नहीं मिले थे, बल्कि अलग अलग समय पे इनको भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1, भारत जो है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। और भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? राज्य, या जिसको कि हम आम बोलचाल के भाषा में तो राज्य कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इनको हम कहें तो प्रांत। ठीक है, राज्य और प्रांत में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। उसके बाद में यूनियन टेरिटरी, और जो भी एक्वायर्ड टेरिटरी होगी, अर्जित क्षेत्र होगा, ये भारत का हिस्सा होगा। ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 2, इस चैप्टर में 4 आर्टिकल हैं। पहले आर्टिकल को हमने देखा, उसके बाद में सेकंड आर्टिकल नंबर 2 में यह बताया गया है कि भारत में सपोज इसी तरीके से अर्जित क्षेत्र जो भारत में वर्तमान में, ऐसे क्षेत्र जो भारत पे वर्तमान में शामिल नहीं है, भारत क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, उनको शामिल करने के लिए किस तरीके से भारत में शामिल करेंगे, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश, इसमें बस आप शॉर्ट में एक पॉइंट लिख सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य या नए क्षेत्रों का प्रवेश जो भारत में भारतीय सीमा के बाहर हैं, नए क्षेत्रों का, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। संसद अलग अलग समय पे कानून बनाकर या संविधान में संशोधन करके किसी भी क्षेत्र को जो कि भारत की वर्तमान सीमा से बाहर है, उनको भी भारत में मिला सकती है, भारतीय सीमा के अंदर उसको शामिल कर सकती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। मैंने बताया था कि जब तिब्बत वाला क्षेत्र जब चीन के कब्जे में नहीं था, चीन से एक अलग स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था तिब्बत, उस समय तिब्बत से लगा हुआ जो सिक्किम है वहां पर भी तिब्बत कम्युनिटी का इन्फ्लुएंस काफी हुआ करता था। वहां पे एक राजा का शासन हुआ करता था, और जब तिब्बत में चीन का आक्रमण हुआ, चीनी सेना ने वहां पे घुस करके तिब्बतियों को वहां से विस्थापित करना शुरू किया। उसके बाद में सिक्किम को भी ये डर था कि कहीं चीन की सेना इनके क्षेत्र तक ना पहुंच जाए। ठीक, और जब हो सकता है कि चीन की सेना इनको भी अपने चीन में या तिब्बत में शामिल कर ले, मिला ले, इसी डर से इन्होंने क्या किया, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, और इसके लिए भाई किसी भी अलग वर्तमान क्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र को अगर मिलाना है, उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। और इसके लिए सिक्किम को मिलाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में। ठीक है, भारत के द्वारा अलग राज्यों को जो वर्तमान भारत का हिस्सा नहीं है, ऐसे क्षेत्रों को मिलाने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। इसका एक एग्जाम्पल है कौन? आपका सिक्किम। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 3 में राज्यों के पुनर्गठन की बात की गई है। देखो यहां पे जो राज्य लिखे हैं ना, इसको लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आपको। यहां पे जो राज्य लिखे गए हैं, संविधान थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, कानून की दृष्टिकोण से कानूनी भाषा का प्रयोग यहाँ पे खूब किया गया है, और इसी वजह से कई बार हमको ये समझने में दिक्कत आती है, कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे जब आर्टिकल नंबर 2 में राज्य नाम का कोई शब्द है, इसका मतलब है यहाँ पे भारत से बाहर का कोई क्षेत्र।
भारत से बाहर का कोई क्षेत्र, वर्तमान भारतीय सीमा से बाहर जो भी क्षेत्र हैं उसको हम मिला सकते हैं किसके, कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 से। वर्तमान भारत के अंदर जो भी राज्य हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी है, उनमें अगर किसी तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट है, नाम से संबंधित कुछ चेंजेस करने हैं, वो सारे काम हम किसके अंदर कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। यहां पर एक शब्द मिल रहा है आपको, राज्यों का पुनर्गठन। हाँ हाँ, सिक्किम को एक ही बार मिलाया गया था, असम को भी एक ही बार मिलाया गया था, पर उसको बाद में अलग अलग टुकड़ों में बांटते चले गए थे। सिक्किम के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सिक्किम को वर्तमान समय में जैसा भी मिलाया गया था वो वैसा का वैसा बना हुआ है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र के अंदर उसको एज इट इज रखा गया है। हाँ बताओ। हाँ, क्वासी फेडरल कहा जाता है असल में। एक्चुअल में जिसका जो आंसर है वो होता है, अगर आपको आंसर दिया गया है तो क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है इसको, इंडिया को। उसके रीजंस अलग हैं, वो फिर थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। मैं क्लास की सिचुएशन देख के फिर वापस हम आएंगे डेप्थ के अंदर, ठीक है। एक बार बेसिक आपका क्लियर हो जाए, फिर आप जितने डेप्थ में चाहेंगे चलते चलेंगे। आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहा गया है? राज्यों का पुनर्गठन। मतलब जो वर्तमान जो क्षेत्र है उसी में ही अगर किसी राज्य की सीमा घटाना है, बढ़ाना है, नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बनाए? छत्तीसगढ़, बिहार से अलग करके झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाए थे, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना। ये सारा का सारा काम किसके अंदर हुआ है? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 2 किस चीज के बारे में बात करता है? भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो कोई देश हो, कोई आइलैंड हो, कुछ भी हो, अगर उसको भारत में शामिल करना है उसके लिए कौन से आर्टिकल का उपयोग होगा? आर्टिकल नंबर 2 का। भारत की टेरिटरी में वर्तमान में जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है, चाहे स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, कोई आइलैंड है, उनमें किसी भी तरीके का चेंजेस करना है, चेंजेस इन द सेंस उनके एरिया को घटाना है, बढ़ाना है, उनमें उनके नाम में कोई चेंजेस करना है, ठीक है। 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना है, एक राज्य से 2 राज्य बनाने हैं। ये सारा का सारा काम कौन से आर्टिकल से हम कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 3 से। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 2 और 3 के लिए आपको पता है कि एक संविधान में संशोधन जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी? तो लोकसभा या राज्यसभा में। ये लोकसभा और राज्यसभा क्या है, वैसे इसकी चर्चा हम आगे डिटेल से करने वाले हैं, पर याद रखिएगा भारत में विधि निर्माण के लिए जो संसद नाम की एक संस्था है उसमें 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो लोकसभा और राज्यसभा नाम की संस्था है, यहाँ पर एक विधेयक लाया जाएगा, एक बिल लाया जाएगा, एक ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट लाया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में रखा जाएगा, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। दोनों में से कहीं भी अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, सपोज लोकसभा में लाए, वहां पास हो गया तो राज्यसभा में भेजेंगे। सपोज राज्यसभा से शुरू किए थे, वहां पास हो गया तो कहां भेजेंगे? लोकसभा में भेजेंगे। उसके बाद वहां पर साधारण बहुमत से इसको पास करके फिर कहां पे भेजेंगे? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे, वहां पर एक तिथि मेंशन होगी कि इस फला तिथि से ये फला जो नियम है वो लागू माना जाएगा, ठीक है। और संविधान आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद उस तिथि से वो जो नियम है, वो जो कानून था, वो लागू हो जाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के केस में अगर हम बात करें, राज्य पुनर्गठन के लिए आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग किया गया होगा, ठीक। आर्टिकल नंबर 3 का जब प्रयोग किया गया था तो सबसे पहले यहाँ पे लोकसभा में एक विधेयक लाया गया था, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या पुनर्गठन बिल के नाम से, ठीक। उस बिल में क्या कहा गया कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, एरिया बताया गया कि ये हिस्सा जो है वो एक अलग राज्य के रूप में हम बनाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश के विभाजन के लिए जो बिल लाया गया था वो सबसे पहले लोकसभा में लाया गया था, ठीक। लोकसभा में जब पास हो गया फिर उसको राज्यसभा भेजा गया। राज्यसभा से पास होने के बाद ये शायद जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में 2002 की बात है, ठीक है। उस समय 2002 में यहाँ पे राज्यसभा से पास होने के बाद में राष्ट्रपति को साइन करने के लिए भेज दिया गया था, और शायद ये अगस्त के पहले हफ्ते में राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए थे। मतलब वो सारा काम वहाँ पे कंप्लीट हो गया था।
लेकिन उस डॉक्यूमेंट में एक डेट मेंशन था, 1 नवंबर सन 2000। उस डॉक्यूमेंट में जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन बिल जो आया था उसमें एक डेट मेंशन था कि जो नया राज्य बनेगा छत्तीसगढ़ नाम का, वो किस राज्य से अपने अस्तित्व में आएगा, 1 नवंबर सन 2000 से। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति ने इस समय से पहले ही उस पर साइन कर दिए थे, पर एक्चुअल में जो कानून था वो लागू किस दिन से माना गया, 1 नवंबर सन 2000 से, और इसी दिन से छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, हाँ हाँ, मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं विधायक, इन सब का चुनाव मतलब हो गया था कि मतलब डायरेक्टली वहाँ सपोज वहां पर कोई स्टेब्लिश पहले से गवर्नमेंट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ तो आपको पता है यहाँ पे एक सरकार पहले से, मध्य प्रदेश की कोई सरकार पहले से अस्तित्व में रही होगी। ठीक है, अब जो सरकार पहले से अस्तित्व में थी उन्होंने क्या किया, इस एरिया में, जैसे कि अगर बात करें मध्य प्रदेश हो गया, ये नीचे का पूरा छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, भाई ये पूरा अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा रहा होगा, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बटा रहा होगा, अलग अलग संसदीय क्षेत्र में बटा रहा होगा। जब ये एरिया बांटा गया तो ये ध्यान रखा जाता है कई बार कि यहाँ पे कोई भी एरिया जो है वो ऐसे बांटा जाए कि एक विधानसभा क्षेत्र पूरा ही अलग हो जाए। या फिर आपने एक नाम सुना होगा चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का आपने नाम सुना हो गया। ये जो इलेक्शन कमीशन है क्या करता है, सपोज एक ऐसा एरिया आ गया, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र आ गया जो आधा मध्य प्रदेश में पड़ रहा था, आधा छत्तीसगढ़ में पड़ रहा था, लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव तो अलग अलग समय पे होंगे। चुनाव आयोग क्या करता है, अलग अलग समय पे बॉर्डर्स को वापस से डिफाइन करने की कोशिश करता है, डिफाइन करने का प्रयास करता है। ये बताएगा कि अब से एक पर्टिकुलर टाइम से ये जो बॉर्डर है वो अब ऐसा नहीं होगा। वो बता देंगे कि ये एक अलग विधानसभा क्षेत्र है और मध्य छत्तीसगढ़ का जो एक अलग विधानसभा क्षेत्र ये होगा। चुनाव आयोग का काम किसी भी स्तर पे, चाहे केंद्रीय स्तर पर बात करें या राज्य स्तर पर बात करें, इन दोनों का एक प्राथमिक काम क्या होता है, ये एरिया डिफाइन करना। एरिया विधानसभा क्षेत्र के रूप में, संसदीय क्षेत्र के रूप में, आपका जो पार्षद कहाँ पे चुनकर कहते हैं, वार्ड में, वार्ड का जो बाउंड्री है ये भी डिफाइन करने का काम चुनाव आयोग का होता है। अलग अलग समय पे वहां पे जनसंख्या कैसी है और एरिया का विस्तार कितना हुआ है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से वहां पे एरिया बांटा जाता है। कोशिश यही रहती है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर या एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जनसंख्या लगभग बराबर हो। एक राज्य में सपोज यहाँ पे 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि वो ये डिफाइन करे हर एक जगह पर एरिया भले छोटा बड़ा हो सकता है, एरिया वाइज अगर बात करें स्क्वायर किलोमीटर्स में तो एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, पर जनसंख्या चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट इक्वल हो, लगभग बराबर हो हर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये जो काम है किसका है, आपका चुनाव आयोग का। ये सारा काम होने के बाद में, जैसा कि आपका प्रश्न क्या था कि ये जो उस समय पे जो चुनाव हुए होंगे वो किस तरीके से हुए होंगे, तो यहाँ पे जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में जितने विधानसभा क्षेत्र थे उनको अलग बांट दिया गया। ठीक है, और इन विधायकों में से अब देखा गया कि कौन सी पार्टी का यहाँ पे बहुमत है। सपोज यहाँ पे उस समय कांग्रेस का बहुमत था। इन कांग्रेस के विधायकों ने क्या किया, अपने बीच से एक व्यक्ति को सीएम के तौर पर के चुन लिया। ठीक है, एक व्यक्ति को यहाँ पे इन्होंने सीएम चुन लिया, और ये जो सीएम था वो इनका कार्यकाल कितना रहा होगा भाई। यहाँ पर इलेक्शन तो अलग समय पे हुआ था, उस समय शायद 2002 तक ये सरकार चली थी, 2003 से नई सरकार चुन करके आ गई थी। तो ये जो 2002 तक सरकार चली थी, इसका जो चुनाव है 1997 में हुआ होगा। 1997 में जो चुनाव हुआ था वो किसके लिए हुआ था, सिर्फ इस हिस्से के लिए या पूरे हिस्से के लिए, पूरे हिस्से के लिए हुआ होगा। ठीक है, पर इसी बीच में सन 2000 में ये हिस्सा अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर जो विधायक चुन करके आए थे सभी का कार्यकाल तो 5 साल होना चाहिए था, और ये जो 5 साल का काम है कब खत्म होगा, सन 2002 या 2003 के आसपास। तो 2002 में जब इनका कार्यकाल खत्म होता है तब जाकर के यहाँ पे नए फ्रेश इलेक्शन होते हैं। 2003 में नए इलेक्शन होते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने लगती है। लगभग इनका 3 कार्यकाल पूरा होता है यहाँ पे।
ठीक है। तो 2002 से यहाँ पे 2003 से नए इलेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। विभाजन के समय जो सरकार थी वो उसी तरीके से बांट दी जाएगी जैसा कि उस एरिया का विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा क्षेत्र बटा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीजें और जानने की हैं, जैसे कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है तो भाई उस राज्य में, जैसे कि सपोज यहीं पे जो एग्जाम्पल हम अभी तक लेकर के चल रहे थे मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कोई सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, ठीक है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन किया जा रहा हो किया गया था उस समय इस पूरे एरिया में कोई राज्य सरकार काम कर रही होगी, तो क्या उनसे परमिशन लेना जरूरी है कि भाई हम मध्य प्रदेश का विभाजन करना चाहते हैं? किसी भी राज्य के सरकार से क्या परमिशन लेना जरूरी है कि हम राज्य का विभाजन करना चाहते हैं? ठीक है। तो राज्यों के पुनर्गठन में एक इंपॉर्टेंट चीज चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा कि राज्य पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। कोई भी राज्य ये नहीं चाहेगा कि उनका जो पावर है वो कम एरिया पर सीमित रहे। कोई भी राज्य यही चाहेगा कि उनका जो पावर है, कोई भी राज्य सरकार चाहेगा कि उनका पावर बड़े से बड़े एरिया में विस्तृत रहे, पर एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है। पावर चाहते हैं पर जिम्मेदारी निभा नहीं पाते हैं, ठीक। इस चीज को टैकल करने के लिए ही अलग अलग समय पे राज्यों के विभाजन की जरूरत पड़ती है। जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन सुचारू रूप से चलता रहे, ठीक। अब मुझे वापस से कुछ चीजें आप रिवाइज करते चलना। आर्टिकल नंबर 1 में क्या था? भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय राज्य के अंदर क्या क्या, भारतीय संघ के अंदर या यूनियन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी? राज्य, यूनियन टेरिटरी, राज्य का मतलब यहां पे प्रांत से है, ठीक है, जो स्टेट हम देखते हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे? ठीक, प्रांत हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, उसके बाद में अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्रों का मतलब क्या है? भारतीय सीमा के अंदर है या बाहर है? बाहर। भारतीय सीमा से बाहर जो भी क्षेत्र होगा उनको अगर भारत में मिलाने की जरूरत पड़ती है, या ये जो क्षेत्र होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अर्जित क्षेत्र या एक्वायर्ड टेरिटरी। ये हो गया क्या आपका आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का गठन। ये जो नए राज्य बनेंगे भारतीय सीमा के अंदर वाले क्षेत्र हैं या बाहर से? भारत के बाहर के कुछ एरिया को अगर भारत में मिलाना है तो इनको आर्टिकल नंबर 2 का यूज करके हम मिलाएंगे। आर्टिकल नंबर 3 राज्य पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? राज्यों का आकार में या राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि करना, या इसको कम करना, या फिर 2 राज्यों का विलय करना, या फिर नाम में परिवर्तन। नाम से संबंधित कुछ भी अगर परिवर्तन करना है, चाहे स्पेलिंग में ही कोई करेक्शन, जैसे कि उड़ीसा को ओडिशा किया गया, ऐसा कोई भी परिवर्तन करना है, वो सारा चीज किसके अंदर होगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 आपको समझ में आ गया। एक और चीज, आर्टिकल नंबर 3 का यूज करने के लिए राज्य की सहमति। राज्य कहने का मतलब है, बार बार यहाँ पे राज्य शब्द आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे राज्य कहने का मतलब प्रांत से है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या ऐसे जो भी प्रांत हैं, इनकी परमिशन, इनकी सहमति जरूरी है क्या? इन राज्यों की सहमति जरूरी नहीं है। हाँ, राज्य था वो दोनों बाहर थे। आर्टिकल नंबर 2 में बाहर के क्षेत्रों को शामिल करेंगे। आर्टिकल नंबर 3 में भारतीय क्षेत्र के अंदर चेंजेस करेंगे। तो अर्जित क्षेत्र में जो सिक्किम जैसे बोले, हाँ, तो वो उनकी सहमति के आधार पर मतलब इसलिए बाहरी क्षेत्र को 2 तरीकों से शामिल कर सकते हैं। एक तो युद्ध की कंडीशन है, युद्ध में उनकी सहमति होगी क्या? कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि आपको विलय कर लिया जाए। युद्ध में आप जो जीत गया वो विलय कर लेगा। दूसरा था सहमति के आधार पर या समझौता हो रहा है, ठीक है। तो
सिक्किम का जो विलय था समझौते के आधार पर हुआ था, न कि युद्ध के आधार पर। ठीक, उसके बाद में है आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? इसमें लिखा गया है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अधीन कोई भी चेंजेस, किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है वो किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर होगा? किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर होगा? ये सारा का सारा काम करना भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र के अंदर होगा। ठीक है, किसके अंतर्गत होगा, किसके अधीन होगा? भारतीय संसद के अंदर। संसद को यह पावर है कि आर्टिकल नंबर 2 या 3 के अनुसार काम कर सके। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 1 और 4 में कभी भी कुछ संशोधन किया जाता है, इसको आर्टिकल नंबर 368, थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 368 किससे संबंधित है? संविधान के भाग कौन से? भाग 20 में एक चैप्टर है संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के चैप्टर 20 में या भाग 20 में एक चैप्टर है, एक टॉपिक है संविधान संशोधन। यहां पर यह बताया जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके की होगी, संविधान के किस हिस्से में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कितनी मेजॉरिटी की जरूरत होगी। ये सब कुछ, ये डिटेल कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल नंबर 368 में। मतलब आर्टिकल नंबर 368 जो कि भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके अंदर इन आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में होने वाले चेंजेस को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 ये आपको समझ में आ गए। आर्टिकल नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज, आर्टिकल नंबर 2 या 3 के अंदर कोई भी काम करना है, इस काम को करने की शक्ति किसके पास है? भारत के संसद के पास है। आर्टिकल नंबर 2 या 3 के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनको आर्टिकल नंबर 368 जो कि संविधान का संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके अंतर्गत इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। किसको? आर्टिकल नंबर 2 या 3 के अंतर्गत कुछ काम कर रहे हैं उसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4, इसमें आप 2 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पहली चीज, भारतीय संसद को आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अधीन काम करने का अधिकार होगा, और सेकंड पॉइंट है अनुच्छेद 2 या 3 के अधीन होने वाले कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन होने वाले कार्य संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब ये संविधान संशोधन क्यों नहीं माना जाएगा, इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। इसका रीजन ये है कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल नंबर 2 और 3 है, इसको पास करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत पड़ती है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुमत वाले टॉपिक के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। हमको ये एक पूरा चैप्टर है आपका, कौन कौन से टाइप के बहुमत होते हैं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुमत यहाँ पे कितना चाहिए? 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 किसका? संसद में, संसद के जिस सदन में वोटिंग हो रही होगी, संसद के उस सदन में उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग करने वाले मेंबर्स का 50% से एक ज्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के अधीन काम करने के लिए संसद के उस दिन प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर्स का 50% से ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझिएगा, सपोज मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के लिए यहां पर लोकसभा में वोटिंग होनी है, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होगा। किस चीज के लिए? मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि सन 2000 में आया था।
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के लिए लोकसभा में पहले वोटिंग करते हैं। लोकसभा की वर्तमान सीट कितनी है, टोटल सीट्स कितनी है? 545 लोगों का यहाँ पे इलेक्शन होगा। ठीक, सपोज सन 2000 में यहाँ पे 545 में से कई बार होता है ना कि किसी सांसद की, विधायक की मृत्यु हो गई है, वो पोस्ट खाली है। सपोज यहाँ पे 530 विधायकों का पद ही सांसदों का पद ही भरा हुआ था, मतलब इतने लोग अपने पोस्ट पे काम कर रहे थे। 15 पोस्ट ऐसे थे जिसमें इलेक्शन होना बाकी था या इलेक्शन नहीं हुआ था उस समय। तो 530 मेंबर्स जो है वो उस समय एक्चुअल में सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, उसके बाद में इस लोकसभा में जिस दिन यहाँ पे वोटिंग हुई थी इस एक्ट के लिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए, मध्य प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के लिए, बिल के लिए जिस दिन वोटिंग की गई होगी उस दिन क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं, मतलब लोकसभा में कितने लोग प्रेजेंट हैं। तो सपोज 30 लोग उस दिन छुट्टी पर रहे हैं, कितने लोग प्रेजेंट हैं? केवल 500 सांसद उस दिन प्रेजेंट हैं। अब इस 500 सांसदों में से हम क्या निकालेंगे? हो सकता है कि इन 500 में से कुछ ऐसे सांसद हैं जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया हो कि भाई हम इस बिल से सहमत नहीं है, न तो इसके खिलाफ हैं, हो सकता है कि हम इसमें वोट नहीं देना चाहते हैं। तो सपोज 20 लोग इसमें से वोट देने को राजी नहीं है। बचे कितने वोट देने वाले? 480। ये कौन से हैं? आपके वोटिंग मेंबर्स हैं। 480 लोग क्या हैं? वहां पे वोटिंग मेंबर्स हैं जो वहां पे प्रेजेंट भी हैं और वोट भी कर रहे हैं। अब यहां पे हमें 50% अगर निकालें तो कितना होगा? 240। क्या 240 लोगों के सहमति से या इस वोटिंग में पॉजिटिव रिस्पांस करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, हमें क्या चाहिए? 240 से एक ज्यादा, 50% से एक ज्यादा जब वोट यहां पे हो जाएगा तब जाके हम मानेंगे कि लोकसभा में ये विधेयक जो है वो पास हो गया। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है कि सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 50% से ज्यादा। ठीक है, जैसे मैंने आपकी क्लास का ही एक एग्जाम्पल लिया था, क्लास के लिए 100 सीट सरकार की तरफ से एलोकेट की गई थी। ठीक, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आए पर उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो 100 में से मान लो सिर्फ 90 लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था। 90 लोगों में से क्लास में उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे? मान लो 5 लोग एब्सेंट थे, 85 लोग ही प्रेजेंट थे। अब इन 85 में से हो सकता है कि आप में से क्लास में अगर एक मॉनिटर चुनने के लिए हमने वोटिंग करवाया, हो सकता है 5 लोग चाहेंगे कि हम इस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो कितने लोग सिर्फ वोटिंग करेंगे? यहाँ पे 80 लोग वोटिंग कर रहे होंगे। हमें साधारण बहुमत के अंदर एक क्राइटेरिया क्या है? कितने वोटिंग चाहिए, कितना मत चाहिए? 50% से एक ज्यादा चाहिए। मतलब 50% कितना होगा यहाँ पे? 40 स्टूडेंट अगर किसी एक बंदे के लिए, एक बंदी के लिए अगर वोट कर दें तो वो वहां पे मॉनिटर बन सकता है। क्या ऐसा है? एक ज्यादा चाहिए, कम से कम यहाँ पे इसको 41 स्टूडेंट्स का सहमति या 41 स्टूडेंट का फेवर चाहिए होगा क्लास मॉनिटर बनने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे लोकसभा में जो बिल पास होने वाला है, जो विधेयक पास होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे 50% से एक ज्यादा वोट की जरूरत पड़ती है। इसको ही हम साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, ये जो 50% से एक ज्यादा है इसको हम कहते हैं साधारण बहुमत। बहुमत वाला एक पूरा टॉपिक है, उसमें आपको लगभग 5 प्रकार के अलग अलग बहुमत पढ़ने हैं। ठीक है, एक कंडीशन है जो कि साधारण बहुमत हम पढ़ रहे हैं, क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 50% से एक ज्यादा मिल जाए, इसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। लोकसभा में सपोज ये चीज पास हो गया, लोकसभा में जब ये चीज पास हुआ, अब इसको भेजेंगे कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक भेजा गया होगा, यहां पे भी सेम प्रोसेस अपनाएंगे। एक ऐसा डेट फिक्स करेंगे जिस दिन इस विधेयक पर वोटिंग होना है। अब वोटिंग होने के लिए राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है? 245। इस 245 में से हो सकता है कि कुछ लोग वहां पे चुनाव होना बाकी है। सपोज 240 सीटों पर ही अभी सांसद काम कर रहे हैं। काम तो इतने लोग कर रहे हैं, इनका पोस्टिंग है, मतलब सांसद के तौर पे चुने जा चुके हैं, पर जिस दिन वोटिंग के लिए डेट फिक्स किया गया उस दिन कुछ लोग एब्सेंट रह गए होंगे। कितने प्रेजेंट थे? 230 लोग प्रेजेंट थे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने वोटिंग से खुद को दूर रख लिया हो। कितने लोग? सपोज 10 लोगों ने यहाँ पे वोटिंग से खुद को अलग कर लिया। बचे कितने? 220 सांसदों का ही यहाँ पे वोटिंग हो पाएगा। अब इन 220 में से हमें कितना चाहिए?
50% से एक ज़्यादा। इसका 50% कितना हो गया? 110। इससे काम नहीं बनेगा, कम से कम एक ज़्यादा चाहिए। अगर यहाँ पे मिनिमम 111 सांसद उस बिल के फेवर में अगर अपना वोट कर देंगे, तब हम कहेंगे कि राज्यसभा से भी वो बिल जो है वो पास हो गया। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ पर जाएगा? लोकसभा में भी हो गया, राज्यसभा में भी हो गया। अगर इन दोनों से अगर वो पास हो गया है, यहाँ पे उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल गया है, अब किसके पास जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति उस पर क्या क्या एक्शन ले सकता है, ये हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में देखेंगे। पर सपोज हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही या प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के फेवर में रह के काम करता है, हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने यहाँ पे उस पर साइन कर दिया। अब जा करके ये विधेयक जो आया था, ये क्या बन जाएगा? बिल बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा। ठीक, अब ये क्या बन गया? बिल। जैसे ही राष्ट्रपति ने उस पर साइन किया, जो एक्ट विधेयक था, जो विधेयक था, वो क्या बन जाएगा? अब बिल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये बिल बना और मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन बिल जो था सन 2000 का, इसमें एक डेट भी तय किया गया होगा। जब वोटिंग हुई थी उससे पहले ही, जब इसको ड्राफ्ट किया गया होगा, उससे पहले ही एक डेट यहाँ पे फिक्स कर दिया गया था कि जो नया राज्य का गठन होगा, जो नए राज्य का गठन होगा, उसका अस्तित्व कब से मानेंगे? सन 2000 से, 1 नवंबर सन 2000 से। और राष्ट्रपति हो सकता है कि इस डेट से पहले ही उस पर साइन कर चुके हों, पर एक्चुअल में लागू कब से माना जाएगा? इस डेट से, जो भी डेट वहां पे मेंशन होगा। ठीक, ये हो गए आपके आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। अब जब आर्टिकल नंबर 4 तक आप पढ़ चुके हैं, तो इनसे संबंधित हिस्ट्री में कुछ अलग अलग डिस्प्यूट रहे हैं, विवाद रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद इसमें कई सारे चेंजेस की जरूरत पड़ती रही है, उनको भी यहाँ पे देख लीजिए। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक, राज्य का पुनर्गठन करना एक विवादित विषय रहा है। थोड़ा सा और मैं हिस्ट्री में चलूं, दिक्कत तो नहीं होगी? कोशिश करते हैं। असल में जो भारत का वर्तमान हिस्सा, वर्तमान जो मैप देखते हैं, इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कितने राज्य थे? कितने राज्य थे? 16 राज्य थे। जब भारत के आज़ादी के पहले, या यूं कहें कि भारत की आज़ादी के जस्ट बाद, हमें थोड़ा सा चैलेंज हो रहा था, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। क्योंकि पहली चीज़, राज्यों का जो विभाजन है ना, वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक रहा है। राज्य का विभाजन किस किस आधार पर लोग अलग अलग राज्य मांगते हैं? तो एक है भाषा के आधार पर। जैसे कि महाराष्ट्र में आपने ये सुना है कि वहाँ पे यूपी बिहार के साथ लोगों के साथ बहुत कह सकते हैं कि भेदभाव वाली सिचुएशन रहती है। वहाँ पे उनको भैया जी कहा जाता है, और जो भैया जी हैं, ये किसी के नाम के साथ अगर भैया जी लग गया है, मतलब वो यूपी बिहार साइड के हैं, और उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जितने कि महाराष्ट्र के लोकल जो मराठी लोग हैं उनको। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, इसकी वजह से एक डिमांड आया कि क्यों ना भाषा के आधार पर, भाई भारत एक इतना विशाल देश है कि यहाँ पर गुजरात से लेकर के अगर आप यहाँ तक ट्रैवल करेंगे ना, तो उड़ीसा में उड़िया बोलने तक आपको हर एक 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस आप ट्रैवल करते जाएंगे, लैंग्वेज पे डाइवर्सिटी बनती चली जाएगी। तो ये इतना बड़ा देश था कि इसको एक सूत्र में बांधे रखना बड़ा मुश्किल काम था। लोग आज़ादी के बाद एक काम से फ्री हो गए। काम क्या था? आज़ादी की लड़ाई। आज़ादी की लड़ाई वाले काम से फ्री हो गए, तो दूसरे काम में इनका ध्यान लगने लगा। भाई जो नेता हैं उनको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए। अब एक मुद्दा इन्होंने क्या खोजा कि जितने भी आप लैंग्वेज के आधार पर जो हमारे भाईचारे वाले लोग हैं, सपोज यहाँ पे आपका गुजरात वाला एरिया हो गया, ये महाराष्ट्र मराठी भाषा वाला एरिया हो गया, तो क्यों ना इस एरिया को, जहाँ पे सिर्फ एक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको क्यों ना हम एक राज्य का दर्जा दिलवा दें। ठीक है, वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्यों को बांट दीजिए। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे जो संस्कृति है, उसके आधार पर बांट दीजिए। पर ये इतना कह सकते हैं कि विवादित विषय हो जाएगा। भाई कल्चर तो हो सकता है कि मराठी कल्चर मानने वाले यहाँ पे भी हों, यहाँ पे भी हों, छत्तीसगढ़ में भी हों, मध्य प्रदेश में भी हों, तो क्या अलग अलग जगह पे हम महाराष्ट्र बनाएंगे? पॉसिबल ही नहीं था।
भाषा के आधार पर फिर भी पॉसिबल था, क्योंकि एक टाइप के भाषा को बोलने वाले लोग, इनका जो संकेंद्रण है, इनकी जो कह सकते हैं कि इकट्ठा होने का जो दर है वो किसी विशेष जगह पे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन था कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का विभाजन कर सकें। ठीक है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा और बैकग्राउंड में चलेंगे तो एक चैलेंज ये था, भारत की आज़ादी के बाद ना भारत को 4 राज्यों में बांट दिया गया था। 4 राज्य कौन से थे? ABCD। ये असल में राज्यों की कैटेगरी थी। 4 राज्यों की कैटेगरी कौन कौन सी थी? ए नाम से जो कैटेगरी थी, इसमें ऐसे राज्यों को शामिल किया गया था जो कि अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन जो भी राज्य थे, मतलब जहां पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, उनको ए कैटेगरी के राज्य के अंदर रखा गया था। यहाँ पे अभी ना लैंग्वेज के हिसाब से ना कल्चर के हिसाब से कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ ऐसे एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स का सीधा सीधा शासन है, उनको हम कैटेगरी ए के राज्य के अंदर रख रहे हैं। कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी बी के अंदर ऐसे राज्य को रखा गया है जहाँ पे किसका शासन है? ऐसे क्षेत्र जहां पे किसी राजाओं का शासन है, इसको हम कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जो राजा हैं इनका शासन है, उनको रखा गया कैटेगरी बी के अंदर। फिर एक शब्द मैंने आपसे डिस्कस किया था, कमिश्नरी क्षेत्र। अंग्रेजों के अधीन ऐसे क्षेत्र जहां पे कोई कमिश्नर नियुक्त किया गया है, उसको रखा गया सी कैटेगरी के अंदर, कमिश्नरी प्रांत के अंदर। उसके बाद डी कैटेगरी के अंदर एक क्षेत्र था आपका यूनियन टेरिटरी। उस समय भारत के जिस भी एरिया को यूटी घोषित किया गया था, खास करके उस समय एक ही यूटी था, अंडमान एंड निकोबार। तो ये 4 कैटेगरी में पूरा का पूरे भारत का जो है विभाजन हो गया था। ठीक है, कैटेगरी ए, बी, सी और डी। ए कैटेगरी में ऐसे क्षेत्र थे जहां पे ब्रिटिशर्स का शासन था। बी कैटेगरी में राजाओं के क्षेत्र वाले को बी कैटेगरी में रख दिया गया था। सी कैटेगरी में कमिश्नरी प्रांत थे और डी कैटेगरी में यूनियन टेरिटरी थी। अब वापस से एक चीज देखना, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया है। राजाओं का एरिया हो सकता है कि इस एरिया में हो, इस एरिया में हो, इस एरिया में हो। अलग अलग एरिया में राजाओं का शासन है। कमिश्नरी प्रांत हो सकता है कि एक छोटा सा यहाँ पे हो, एक छोटा सा यहाँ पे हो, एक छोटा सा यहाँ पे हो। ऐसे कुछ कमिश्नरी प्रांत हैं। और यूनियन टेरिटरी के क्या दिक्कत नहीं था, यहाँ पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, एक यूटी था, दूर में था, कोई दिक्कत नहीं था। किसी भी आधार पर आपको ये ऐसा लग रहा है कि किसी समझदार व्यक्ति को भी इस पूरे डायग्राम को, मैप को समझने में आसानियों से होगी। किसी को अगर बोलेंगे कि आपको फला जगह पर जाना है, तो उसको ये खोजना पड़ेगा कि फला जगह कमिश्नरी प्रांत है, अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र है या राजा के अधीन क्षेत्र है। पहले ये खोजना पड़ता था। उसके बाद में अलग अलग एरिया से होकर के जब गुजरेंगे, अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। जैसे कि राजाओं के अधीन क्षेत्र में रूल्स अलग हैं, कमिश्नरी प्रांत में रूल्स अलग हैं, ब्रिटिशर्स के एरिया में रूल्स अलग हैं। इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए जब भारतीय संविधान बनाया गया, उसमें कुछ प्रोविजंस किए गए कि हम भारतीय राज्यों का जो बंटवारा है वो कौन कौन से आधार पे नहीं करेंगे, लैंग्वेज के आधार पे नहीं करेंगे, कल्चर के आधार पे नहीं करेंगे। वो चाहते ही नहीं थे कि उस समय राज्यों का विभाजन किया जाए। जो जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन बनी रहे, यही चाहते थे भारत के उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक, जो उस समय जो बड़े बड़े नेता थे, वो क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए हुए थे, उन्हें पता थी कि उस समय आज़ादी का महत्व कितना था और कैसे उन्होंने ये चीज़ प्राप्त की थी। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई? लोकल लीडर्स, जैसे मैंने बताया कि लोकल लीडर्स के पास अब काम बचा नहीं था। आज़ादी की लड़ाई से फ्री हो गए थे और उनको अब कुछ ना कुछ मुद्दे चाहिए थे काम करने के लिए। वैसे ही शुरुआत होती है 1947 में। 1947 में कुछ लोगों ने यहाँ पे अलग राज्य की मांग की, कुछ क्षेत्रों से अलग अलग राज्य की मांग की, भाषाई आधार पर। खास करके लोगों ने कहा कि हमें, जैसे कि मराठी लैंग्वेज वाले को महाराष्ट्र बना दिए, गुजराती वाले को गुजरात बना दीजिए, ऐसी एक डिमांड उठने लगी थी। अब इस डिमांड को सुनने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। इसका नाम था एस.के. धर समिति। एक समिति का गठन किया गया जो इस पूरे मामलों को सुनती थी, समझती थी। इसका नाम था एस.के. धर समिति। कब बनाया गया था? 1947 में। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो भी डिमांड आई थी उस समय पे भाषा के आधार पर बांटने का, उसको सिरे से खारिज कर दिया गया।
ये बताया कि लैंग्वेज के आधार पे कोई भी राज्य का बंटवारा नहीं होगा, ये फुल एंड फाइनल डिसीजन है। उन्होंने एक डिसीजन ये दे दिया, लेकिन लोकल लीडर्स शांत नहीं बैठने वाले थे। अब यहाँ पे वर्तमान जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ से फिर एक डिमांड उठने लगी। एक लोकल लीडर थे वहाँ पे, क्या नाम था उनका, पोट्टी श्री रामलू, रामुलू, अलग अलग नाम अलग अलग किताबों में मिलेगा, ठीक है, ऐसा ही स्पेलिंग मिलेगा आपको, ऐसा ही एक नाम मिलेगा, पोट्टी श्री रामलू। इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज के ही लिए ही एक अलग राज्य की मांग की। क्या नाम से, आंध्र प्रदेश नाम से इन्होंने एक अलग राज्य की डिमांड की। लेकिन जो एक समिति बनाई गई इसके लिए, इस डिमांड को सुनने के लिए एक वापस से एक समिति बनाई गई, इसका नाम था जेवीपी समिति। इसमें कौन कौन शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन जो है लोग इस पूरे समिति में शामिल थे। इन्होंने इस मामले को सुनते हुए क्या किया, जैसे कि भाषाई आधार पे जब अलग अलग राज्यों का डिमांड हुआ था, शुरू हुआ था, उस समय पोट्टी श्री रामलू जो कि आंध्र प्रदेश नाम का तमिल क्षेत्र के लिए, तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य चाहते थे। इनकी इस डिमांड के दौरान भूख हड़ताल में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया था और उस दौरान 58 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है कि एक नेता की, एक बड़े नेता की मृत्यु हो गई है, वो भी आम पब्लिक के डिमांड को मनवाने के चक्कर में, ठीक है। अब राजनीतिक अस्थिरता को बचाने के लिए इन तीनों ने क्या किया, एक नए राज्य के गठन के लिए आदेश पारित कर दिया, ठीक है। 1953 में सबसे पहले एक स्टेट का गठन किया गया, कौन सा था, आंध्र प्रदेश। ये किस आधार पर गठन किया गया था, भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर। कौन से लैंग्वेज के लिए डिमांड उठी थी यहाँ पे, तेलुगु लैंग्वेज के लिए यहाँ पे डिमांड उठी थी। तेलुगु भाषी क्षेत्र एक अलग राज्य बनाया जाए, ये एक डिमांड उठी थी और इस डिमांड को पूरा करने के चक्कर में नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ने एक डिसीजन दे दिया कि 1953 से एक राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। कौन सा राज्य होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब जैसे कि होता है ना, बच्चे घर में हैं और 4-5 बच्चे हैं, एक को अगर जिद की वजह से, रोने धोने से उसको शांत कराने के लिए टॉफी दे दें, तो बाकी के 4 इसलिए रोएंगे क्योंकि उसको टॉफी मिल गया है, बाकी सबको भी टॉफी चाहिए। अब बाकी के जो राज्य थे वो भी ये देखने लगे, भाई जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो गुजरात क्यों नहीं बन सकता, महाराष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, तमिलनाडु क्यों नहीं बन सकता। अब अलग अलग राज्यों से वापस भाषाई आधार पर डिमांड उठने लगी थी। उसके बाद में इस पूरे डिमांड को सुनने के लिए फिर से एक आयोग बनाने की जरूरत पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, फजल अली आयोग, ठीक है। 1953 में इसका गठन किया गया और इन्होंने बहुत सोच समझकर एक ड्राफ्ट तैयार किया। क्या चीज़ सोचा समझा इन्होंने, 1953 की कंडीशन देखी। 1953 में जो आंध्र प्रदेश बना था ये किस सिचुएशन में बना था और इसके बनने से क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल करके आई, इसको इन्होंने ध्यान दिया। फिर प्रॉब्लम ध्यान दिया कि लोगों को भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, इसका सॉल्यूशन इन्होंने कुछ खोजने की कोशिश किया। सॉल्यूशन किस तरीके से इन्होंने खोजा, इनका जब गठन हुआ था 1953 में, नेहरू जी ने इनसे कहा कि भैया आप थोड़ा सा समय लीजिए 2-3 साल का और एक ठीक ठाक ड्राफ्ट तैयार कीजिए जिसमें कि राज्य के सभी लोग सहमत हो सकें, ठीक है। इन्होंने अपना तैयारी किया, होमवर्क किया और 1956 में इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट में एक मुद्दे की बात आपको क्या याद रखनी है, इस पूरे ड्राफ्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, ये कहा गया है कि किसी भी राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रख करके, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सहूलियत के लिए किसी राज्य का गठन किया जा सकता है। ये किसमें लिखा है, फजल अली आयोग। इन्होंने जो कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था जिसको कि हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 1956 में पास हुआ था। और इसी अधिनियम के अंदर एक बात लिखी हुई है कि किसी भी राज्य के गठन के लिए भाषा कोई आधार नहीं हो सकता है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए राज्यों का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो फजल अली आयोग, कौन कौन थे इसमें, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोगों की एक टीम थी, ठीक है। इसका नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया इसको, या फजल अली आयोग कहा जाता है। 1953 में इसको बनाया गया था। अपनी रिपोर्ट कब सौंपी इन्होंने, 1956 में। इन्होंने क्या कहा
कि राज्यों के गठन का आधार भाषाई नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य बनाए जा सकते हैं। और इसके बाद में राज्यों को फिर से स्ट्रक्चर किया गया। इस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक, उसके बाद में 1956 के बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे 1966 के आसपास में। आप लोगों ने, जिन्होंने पॉलिटी पहले पढ़ा होगा, ये एक वर्ड सुना है, पेप्सू। कौन से राज्य को कहते थे पेप्सू? वर्तमान जो पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाता था पेप्सू, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। ये जो पूरा एरिया था, जिसको कि वर्तमान पंजाब के नाम से जानते थे, 1966 में, 66 से पहले पेप्सू के नाम से जाना जाता था। 1966 के बाद में इसका भी कई सारे एरिया में डिवीजन होता चला गया, जैसे कि पंजाब, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा हिमाचल, इसके अलावा एक जो कैपिटल है चंडीगढ़। ठीक है, तो पेप्सू जो है वो 1956 के बाद में, क्योंकि एक सिलसिला चढ़ पड़ा था कि अब अलग अलग राज्यों का विभाजन करते चले जाएंगे, 1966 में पंजाब या पेप्सू जो क्षेत्र था उसका विभाजन करके ये 4 एरिया बनाए गए। पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए पंजाब बना दिया गया, हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए बना दिया गया था, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र था करके एक हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और चंडीगढ़ डिस्प्यूटेड था पंजाब और हरियाणा के बीच में कि कौन इसको प्राप्त करेगा, कौन इसको राजधानी के रूप में बनाएगा। तो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी के तौर पे अलग कर दिया गया। किसकी राजधानी बना दी गई? पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, ये पूरी स्टोरी आपके आर्टिकल नंबर 4 तक को कवर करती है, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन होता है और इतिहास में या भारतीय संविधान लागू होने के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं 1947, 48 और ऑलमोस्ट 53, 56 तक। ठीक है, यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिएगा, फिर सेकंड क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको लंबे ब्रेक की जरूरत है आज। नौ 25 हुआ है, 9:40 पे क्लास स्टार्ट करते हैं।